अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसीम्स किचन। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सबकी फ़ेवरेट रेसिपी है। केक खाना किसको नहीं पसंद होता, और बन जाए जब ये मज़ेदार सा मार्बल केक घर में मौजूद चीज़ों से, विदाउट ओवन भी और ओवन के साथ भी। तो आते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही आसान रेसिपी है। रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 अदद अंडे। अंडों का साइज़ दरमियाना है, ना तो बड़े साइज़ के हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के हैं। अगर बड़े साइज़ के अंडे हैं तो आप 3 ले लीजिएगा। रूम टेम्परेचर अंडे हैं, रूम टेम्परेचर दूध है। 1 कप के बराबर मैंने दूध लिया है। अगर आप देखें चाय वाला मग हो तो आपने 1 लेना है, चाय वाला कप हो तो 1.5 ले लीजिएगा, क्योंकि जो मेरे पास मेजरिंग कप है उनका हिसाब और चाय वाले कप का हिसाब में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ पर जो चीनी है वो भी मैंने इसी हिसाब से 1 कप ले ली है। आधा कप मैंने इसमें शामिल किया है कुकिंग ऑयल। चाय वाला कप आपने 1 ले लेना है। अगर चाय वाला मग ले रहे हैं तो आधा ले लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आधा टीस्पून के बराबर शामिल किया है वनीला एसेंस। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। जिन लोगों को अंडे की स्मेल अच्छी नहीं लगती है वो भी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। तो अब हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, ताकि जो अंडे हैं वो फूल जाएं। अब आ जाते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है 1.5 कप। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है जो मैदा है, पहले 1 कप लिया है और फिर लिया है आधा कप। आधा कप हम बाद में शामिल करेंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर शामिल किया है। याद रखिएगा बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं किया है, बेकिंग पाउडर शामिल किया है। 1 से 1.5 चुटकी के बराबर हम इसमें शामिल कर देंगे नमक शामिल करने से जब हम कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं हमें बहुत ज़्यादा मीठा मीठा महसूस हो रहा होता है, उस टेस्ट को बैलेंस कर देता है। यहाँ पर केक के लिए जो हमने बैटर तैयार किया था अंडों वाला, उसे हमने इसी तरह से तमाम का तमाम इस मैदे में मिक्स कर देना है और अच्छी तरह से आपने इसको फेंट लेना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने। मैंने यहाँ पर जो मैदा इस्तेमाल किया है उसे मैंने पहले छान लिया था और उसके बाद शामिल किया है। आप भी इस तरह से ही शामिल कीजिएगा। उससे क्या होता है कि मैदे में एक हवा भर जाती है, जिससे फ्लफ़ी सा केक बनकर तैयार होता है। अच्छा जी, यहाँ पर अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा रनी है, तो याद रखिएगा कि मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि हमने केक में जो मैदा डाला है वो 1.5 कप डाला है और आधा मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। तो अब हम वो इस पॉइंट पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 बाउल ले लिया है। दोनों बाउल में आधा आधा हमने ये लिक्विड ट्रांसफ़र कर देना है। अब हमने जो आधा कप मैदा निकाल लिया था वो हमने अब यूज़ करना है, यानी कि 1 कप हमने शामिल किया था मैदा और आधा कप 1.5 कप इस्तेमाल किया था ना, तो टोटल हमने इसमें शामिल करना है 2 कप मैदा। तो अब आधा कप हमने इस पॉइंट पर शामिल कर लेना है। जो आपको बहुत ज़्यादा रनी लग रहा है लिक्विड, यहाँ पर ये बिल्कुल टेक्सचर इसका बहुत ही ज़बरदस्त इक्वल हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर एक बाउल में मैंने शामिल कर दिया है 4 टेबलस्पून। यहाँ पर मैं टेबलस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, भरकर कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कोको पाउडर शामिल नहीं करना चाहते हैं तो आप मेल्टेड चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से मेल्ट करके भी शामिल कर सकते हैं चॉकलेट को, या फिर डबल बॉयलर जिस तरह से हम करते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा बाउल है उसमें मैंने शामिल कर दिया है 4 टेबलस्पून के बराबर मैदा। तो लीजिए, यहाँ पर 2 कप के बराबर मैदे की यहाँ पर टोटल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अच्छा जी, हमने अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखिए, ये हो गया है ना गाढ़ा। उस वक्त आपको ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पतला बनाकर तैयार किया है, इससे किस तरह से केक बन सकता है। तो यहाँ पर ये देखिए, दोनों को हमने तैयार कर लिया है और दोनों की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी है। अब आ जाते हैं केक मोल्ड की तरफ। यहाँ मेरे पास राउंड में केक मोल्ड है। 1 टेबलस्पून के बराबर हमने ऑयल डालना है और उसे ब्रश से अच्छी तरह से केक मोल्ड के इर्द गिर्द सेंटर में हर जगह अप्लाई कर देना है। उससे क्या होगा कि केक इर्द गिर्द या फिर नीचे वाली तह पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। यहाँ पर देखिए कितनी एहतियात से मैं अच्छी तरह से सारी तरफ केक के मोल्ड को ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर डिलीशियस रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और यहाँ पर हमने बटर पेपर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप मैदे को भी डस्ट कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर आपने मैदे को डालना है और अच्छी तरह से हर जगह पर अप्लाई कर देना है। लेकिन उससे पहले आपने 1 टेबलस्पून ऑयल डालिएगा, इसी तरह से ग्रीस कर लीजिएगा और उसके
बाद 2 से टेबलस्पून के बराबर मैदा डालिएगा और उसे हर जगह पर डस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने बड़े चम्मच ले लिया है, इसमें तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून के बराबर लिक्विड आता है। तो मैंने ये 2 टेबलस्पून के बराबर का एक चम्मच ले लिया है और अब हमने एक एक टेबलस्पून करते हुए ये तमाम का तमाम तर बैटर इसमें ट्रांसफ़र करते जाना है। एक मरतबा हम चॉकलेटी लेयर लगाएंगे, एक मरतबा हम एग की जो सिंपल लेयर है वो लगाते जाएंगे। एक एक टेबलस्पून को आप दरमियान में डालते जाइएगा, इसमें ख़ुद ब खुद मार्बल के इफ़ेक्ट्स आने लग जाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर खूबसूरत सा फूल हम खुद तैयार करेंगे। किस तरह से तैयार करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक एक टेबलस्पून इस तरह से करते हुए हम यहाँ पर डालते जाएंगे और देखिएगा कितनी खूबसूरत सी ये लेयर्स बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है ताकि आप जल्दी से फटाफट से ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर हमने बिल्कुल भी इर्द गिर्द नहीं करना है, ये ख़ुद ब खुद फैलता चला जाएगा। और यहाँ पर हमने तमाम का तमाम तर बैटर इसी तरह से एक एक टेबलस्पून करते हुए डाल देना है। अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और इसी तरह से मैंने तमाम का तमाम बैटर केक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमने यहाँ पर ले लेनी है बारबेक्यू स्टिक। अगर आपके पास ये बारबेक्यू स्टिक नहीं है तो आप इसकी जगह टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए हम इसको मार्बल इफ़ेक्ट देने के लिए किस तरह से खूबसूरत सा डिज़ाइन बना रहे हैं। एक लेयर आपने अंदर की तरफ, अब हम ये फूल बना रहे हैं सारे के सारे 4 इक्वल पार्ट्स में। हम इस तरह से अंदर की तरफ एक लेयर लगाएंगे। यहाँ पर मैं टिश्यू के साथ ही साथ बारबेक्यू स्टिक को क्लीन करती हुई जा रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो लेयर्स हैं वो दोबारा से ख़राब नहीं होंगी अगर हम इसी तरह से बारबेक्यू स्टिक को दूसरी तरफ डाल देंगे। अच्छा जी, ये तमाम की तमाम हमने अंदर की तरफ फूल बनाए हैं। अब हमने क्या करना है, बाहर की तरफ इसी तरह से स्टिक्स को लेते हुए जाएंगे और याद रखिए कि मोल्ड के नीचे वाली तह तक, यानी कि अच्छी तरह से जहाँ तक डिप हो जाए, हमने बारबेक्यू स्टिक को इस तरह से हम प्रेस करते हुए नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये अच्छी तरह से नीचे तक यहाँ पर डिज़ाइन बन रहा है। मार्बल इफ़ेक्ट जो आएगा वो तमाम के तमाम पर आएगा। बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदारी केक बनकर तैयार हो रहा है। दरमियान में हमने इसको इसी तरह से सर्कल सा कर देना है, बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इस पॉइंट पर जो ओवन है उसको 3 से 4 मिनट के लिए ऑन कर दिया है। वो इतने में हीटअप हो जाएगा। उसके बाद हम इस केक को आप सिंपल ओवन में, जिसमें आप खाना गर्म करते हैं, माइक्रोवेव की भी ज़रूरत नहीं है, ओवन में आप इसे 7 से 8 मिनट के लिए ईज़ी बेक कर सकते हैं। आज ये केक मैं उसी में ही बेक करने वाली हूँ। 7 से 8 मिनट के बाद ये देखिए केक बहुत ही ज़बरदस्त बेक होकर तैयार हुआ है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। बारबेक्यू स्टिक मैंने अंदर डाली है, ये बिल्कुल क्लीन निकली है। तकरीबन 7 से 8 मिनट में बिल्कुल मज़ेदार सा ये केक, स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है। तकरीबन हमने इसको आधे से पौने घंटे के लिए काउंटर टॉप पर इसी तरह से रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और हमें इसे डीमोल्ड करने में आसानी हो। यहाँ पर तकरीबन आधे से पौना घंटा हो गया है था तो मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हम इसको फ्लिप कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से केक निकल जाता है। अगर आप यही केक किसी देगचे में बना रही हैं तो आपने क्या करना है कि देगचे को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पहले आपने हीटअप कर लेना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। अगर हाई फ्लेम पर कर रहे हैं तो 5 से 10 मिनट में अच्छी तरह से देगचा हीटअप हो जाता है। उसके बाद आपने 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर आपका केक बेक हो जाएगा ईज़िली। ये आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है। बहुत ही आसानी के साथ हमने जो बटर पेपर लगाया था वो उतार लिया है। अब हम इसकी कटिंग करके दिखाएंगे कितना से ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है, उतना ही स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है और इतना ही प्यारा खूबसूरत सा केक बनकर तैयार हुआ है। जायके में तो बेहतरीन है ही, दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत केक है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और उसके बाद अपना फ़ीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है कि मज़ेदार सा केक आपने ट्राई किया है तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आपको इस केक की कटिंग के से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस कदर सॉफ्ट केक है। यहाँ पर देखिए किस कदर ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है।
मैंने एक चॉकलेट केक बनाना भी सिखाया है, जिसके साथ चॉकलेट सॉस भी बनाना सिखाई है। रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। बहुत ही मज़ेदार केक बनकर तैयार हुआ था वो भी, और ये मार्बल केक तो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। टी टाइम के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर आप दीजिए, बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसीम्स किचन। आज की जो रेसिपी है वो सबकी फ़ेवरेट रेसिपी है, बच्चों की, बड़ों की और सबकी बेहतरीन मज़ेदार चटपटी सी बिरयानी की रेसिपी है। मिसालेदार बिरयानी जो कि हम तैयार करेंगे बीफ में। बीफ की बिरयानी हो और मसालेदार हो तो कमाल ही हो जाए। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल को एक मरतबा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लाजमी आप इन रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल कर सके। तो चले सबसे पहले आते हैं बिरयानी मसाले की तरफ। यहाँ मैं पहले बिरयानी मसाला तैयार करूँगी, होममेड बिरयानी मसाला, और उसी से हम तैयार करेंगे बीफ बिरयानी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक छोटा चम्मच लौंग का और एक छोटा चम्मच ही दालचीनी है। अगर देखा जाए बड़े चम्मच के हिसाब से तो आधा चम्मच मैंने लौंग ली है और आधा चम्मच ही मैंने ली है दालचीनी। अगर दालचीनी के पास आपके पास बड़े स्टिक्स हैं तो आप 2 से 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 बादियान के फूल। अगर टुकड़ों में हैं तो आप इस तरह से 1/4 चम्मच या फिर आधा चम्मच भी ले सकते हैं, बड़ा चम्मच के हिसाब से। छोटा चम्मच है तो एक भर कर ले लीजिए। जायफल और जावित्री मैंने ले ली है आधा चम्मच, दोनों ले लिए हैं, और इससे बहुत ही खुशबूदार बिरयानी मसाला बनकर तैयार होता है। घर में मौजूद चीज़ों से बिरयानी मसाला तैयार करें, बाज़ार के पैकेट को बिल्कुल भूल जाएँ। अब हम तमाम चीज़ों में शामिल कर देंगे 5 से 6 छोटी इलायची, यानी कि हरी इलायची, ग्रीन कार्डिमम, और उसके बाद हम शामिल कर रहे हैं 1 बड़ा चम्मच भरकर काली मिर्च का। साबुत काली मिर्च का यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। साबुत गरम मसालों का इस्तेमाल करूँगी, खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है 8 से 10 के करीब को लाल मिर्च, जिसको धड़ा मिर्च भी बोला जाता है। वज़न में देखा जाए तो मैंने यहाँ 1 चम्मच भरकर इस्तेमाल की है। तकरीबन ये 20 ग्राम के बराबर होंगी। अच्छा जी, अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं 3 बड़े साइज़ के तेज़पात। ये तमाम तर मिसाले आपको आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाएंगे। अब हमने इसमें शामिल कर देना है 1 चम्मच भरकर ज़ीरे का। आप ये देखिए यहाँ पर मैं बड़े चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ ज़ीरे के लिए, जिसको मैंने भरकर इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच ही हमने भरकर इस्तेमाल करना है साबुत धनिया। अगर आप ये छोटे चम्मच ले रहे हैं तो आप 2-2 चम्मच लीजिएगा। इसके बाद हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि इनमें अच्छी से खुशबू आ जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। हल्की आँच पर कीजिएगा और उसके बाद हमने इन्हें ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आप इसे 1 से 2 मरतबा छान कर फिर इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि जितना भी बाकी चीज़ों का रुआ है, यानी कि बाल बाल रेशे रेशे होते हैं, वो अलहदा हो जाएं। मज़ीद कुछ मिसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच भरकर नमक शामिल किया है, पिसी लाल मिर्च शामिल किया है 1 चम्मच भरकर, आधा चम्मच भरकर हल्दी शामिल की है, और आधा चम्मच भरकर ही इसमें पिसा धनिया शामिल किया है। 1/4 चम्मच हमने इसमें घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल किया है। ये चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी रह गई है एक चीज़ की कमी, वो क्या है? वो है आलू बुखारा। जब तक बिरयानी में आलू बुखारा ना हो तब तक चटखारा कैसे आएगा? मज़ेदार सा आलू बुखारा हम इसमें शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अब आप इसे 6 माह के लिए बहुत ही आसानी से महफूज कर सकते हैं। ये डिटेल रेसिपी मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल पर। रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा जी, ये बिरयानी मसाला आप 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किलो की बिरयानी बना रहे हैं, अगर 2 से 2.5 किलो की बिरयानी बना रहे हैं तो ये टोटल गरम मसाला उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ मैं आपको दे रही हूँ 1 किलो बीफ की रेसिपी, जिससे हम तैयार करेंगे 1 किलो ही बिरयानी। 1 किलो चावल है और 1 किलो ही बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं इसमें से आधा मसाला इस्तेमाल करूँगी और आधा मैं सेव कर लूँगी नेक्स्ट बिरयानी के लिए। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट सी रेसिपी है। आप इस बिरयानी मसाले को बना कर रखें। यकीन करें, जब आप इस बिरयानी मसाले से बिरयानी बनाएंगे ना, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये डब्बे की बिरयानी मसाले से बनाई है या घर में मौजूद चीज़ों से। इतनी खुशबूदार और जायकेदार ये बिरयानी बनेगी ना। आप इस बिरयानी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी बिरयानी मसाले से मैंने बिरयानी बनाई है, मज़ीद इसमें कुछ मसाले नहीं शामिल किए हैं। इतनी चटखारेदार मज़ेदार ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। तो चले अब आ जाते हैं बिरयानी की तरफ। हमने इस मसाले से बिरयानी किस तरह से तैयार की है। यहाँ मैंने ले लिया है 1 किलो गोश्त।
गोश्त की जो बोटी है वो मैंने तकरीबन बड़े साइज़ की ही रखी है, ना तो ज़्यादा बड़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा आपने छोटी करवानी है। इसी तरह से दरमियाना से साइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये गोश्त श्रिंक हो जाता है और उसके बाद ये छोटी छोटी सी बोटी बन जाती है। अच्छा जी, 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अब मैंने क्या करना है, इसमें से आधा बिरयानी मसाला मैं शामिल कर दूँगी इस टाइम पर और आधा मैं सेव कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं टेबल स्पून का हिसाब से इसमें शामिल करती जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने चम्मच के हिसाब से तकरीबन 5 से 6 चम्मच भरकर बिरयानी मसाला शामिल किया है। आधा मैंने इस वक्त शामिल कर लिया है और आधा मैंने सेव कर लिया है नेक्स्ट बिरयानी बनाने के लिए। तो इसमें मैंने यही दोनों आलू बुखारे इस पॉइंट पर डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो एक भी डाल सकते हैं या अगर चाहें तो दोनों डाल लीजिए, उसमें आप मज़ीद आलू बुखारे शामिल कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने शामिल की है 1 पाव के करीब दही। यहाँ दही मैं खट्टा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर मीठा दही है आपके पास, ज़्यादा खट्टा दही नहीं है, आप 1 पाव से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। 1 पाव मैंने यहाँ पर दही शामिल की है और उसके बाद हमने गोश्त की अच्छी तरह से मसाज कर लेंगे ताकि जो भी फ्लेवर्स हैं, स्पाइसेस हैं, वो गोश्त में जज्ब हो जाए। और उसके बाद हमने इसे 1 घंटे का रेस्ट दे देना है। 1 घंटे के बाद हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे। इतने में हम इसको रेस्ट देते हैं और उसके बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने ले लिया है 1 पाव के करीब ऑयल। अगर आप चाहें तो बिरयानी घी में भी बना सकते हैं, खिली खिली बिरयानी बनेगी, ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल में भी बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनकर तैयार होती है, जैसे कि आपने शुरू में देख ही लिया है, मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी बिरयानी। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं, जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा पिंक नहीं करना, हमने इसका सिर्फ कलर चेंज करना है, थोड़ा सा इसको ट्रांसलूसेंट करेंगे। और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं जो हमने गोश्त मैरिनेट करके रखा था 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद आप इसको देखें, यहाँ पर गोश्त सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, हल्का हल्का, ये नहीं कि गलना शुरू हो जाएगा, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो बाउल है उसमें मैंने इसी तरह से मसाला रहने दिया है, वो हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पर हमने गोश्त की भुनाई करनी है। याद रखिए कि हमने लहसुन अदरक तमाम तर मसाले पहले ही शामिल कर लिए हैं। नमक हमने यहाँ पर पहले शामिल कर लिया है, मगर हमने चावलों में नमक शामिल करना है। बिरयानी के कौरमे में हमने नमक शामिल नहीं करना है, क्योंकि हमने उसमें बिरयानी मसाले में ऑलरेडी नमक शामिल किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने शामिल की है तकरीबन 6 से 7 के करीब हरी मिर्च, जिसको मैंने दरमियान से 1 कट लगा लिया है। अब मैंने इसमें शामिल किए हैं 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, जिसको मैंने रफली से कट किया है, क्योंकि गोश्त को गलने में वक्त लगेगा, तो इतनी देर में टमाटर ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे मुकम्मल तौर पर। अच्छी तरह से हमने इनकी भुनाई कर लेनी है ताकि जो मिसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, मिसालों की अच्छी तरह से खुशबू आने लग जाए। जो गोश्त में जितना भी दही का पानी है वो हमने यहाँ पर जज्ब कर लेना है, ताकि हमें कौरमे में नमक मिर्च का हिसाब पता चल जाए। अच्छा जी, आप यहाँ पर चख लीजिएगा नमक मिर्च, अगर आपको कम या ज़्यादा लगे आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मुझे यहाँ पर बिल्कुल ठीक लगी थी, क्योंकि जो हमने बिरयानी मसाला तैयार किया है वो एक परफेक्ट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। यहाँ पर मैं मज़ीद एक मरतबा चख लूँगी, ये मुझे बिल्कुल ठीक लगा है। मज़ीद मैंने इसमें नमक या मिर्च नहीं शामिल की। अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है। ये वही पानी है जो बाउल में था, बाउल में मैंने पानी डाला है, जो बाउल में मसाला था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और उसे मिक्स करके इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 लीटर टोटल पानी शामिल करना है गोश्त को गलाने के लिए। 1 लीटर पानी शामिल करने के बाद हमने कुकर का जो ढक्कन है वो ढक देना है और विसल लगा देनी है तकरीबन 30 मिनट के लिए, ताकि गोश्त मुकम्मल तौर पर गल जाए। अगर आप इसे खुला पका रहे हैं तो कम अज़ कम 40 से 45 मिनट में गोश्त गलेगा। अगर टाइम कम है, अगर आप कुकर में बनाना चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर गोश्त गलता है तो दूसरी तरफ हम आ जाते हैं चावलों के लिए। 1 किलो चावल बना रहे हैं, चावलों को हमने बॉईल करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 4 लीटर के करीब पानी। 1 चम्मच भरकर नमक शामिल करेंगे, आधा चम्मच हमने इसमें ज़ीरा शामिल किया है और 2 से 3 तेज़पात शामिल कर लिए हैं। 2 बड़े चम्मच भरकर ऑयल शामिल करेंगे और आधा लीमू मैंने इसमें निचोड़ लिया है। अच्छा, आजकल जो लीमू आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा रस होता है, बड़े साइज़ के ज़रा लीमू है, बीज भी नहीं होते हैं अक्सर में, तो इसमें अच्छा खासा रस निकल आता है। अगर आप छोटा साइज़ का लीमू ले रहे हैं तो 1 निचोड़ लीजिएगा। अगर मेरे पास ये बड़े साइज़ का लीमू है तो मैंने ये आधा निचोड़ लिया है, इससे अच्छा खासा रस निकलता है। 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर इजीली निकल गया है। ये देखिए, ये बड़े साइज़ का लीमू था मेरे पास। पानी को हमने अच्छी तरह से गर्म होने देना है। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है चावल। चावल को मैंने 20 मिनट पहले भिगो लिया है। अच्छा जी, हमने यहाँ पर जो चावल बॉईल करने हैं वो 1 कनी छोड़कर फिर करने हैं।
यहाँ पर तकरीबन आप ऐसे समझे कि 90% तक हमने चावल को गलाना है। अगर हम चावल का दाना उठाएं तो वो मुश्किल से यानी कि प्रेस हो रहा हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, बहुत जल्दी से सॉफ्ट ना हो रहा हो। यहाँ पर मुश्किल से सॉफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब है इतना ही हमने चावलों को रखना है। अब हमने चावल को छलनी में निचोड़ लेंगे, छाबी में निचोड़ लेंगे, जिसमें आप इसको इजीली स्ट्रेन कर सकते हैं, उस तरह से आप इसे स्ट्रेन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मुश्किल से ये प्रेस हो रहा है, इतना ही हमने इसको रखना है। इसको हम छान लेंगे। अब आते हैं बिरयानी मसाले की तरफ। यहाँ पर जो भी पानी है वो हमने अच्छी तरह से खुश्क कर देना है। गोश्त की कंडीशन मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस कदर सॉफ्ट है या नहीं। ये देखिए गोश्त मुकम्मल तौर पर गल चुका है, मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पर हमें जितना भी पानी है वो खुश्क रख लेना है, बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं रखना, थोड़ा सा हमने इसको ढीला ही रखना है क्योंकि हम ये मिसालेदार चटखारेदार बीफ बिरयानी बना रहे हैं तो हमने थोड़ा सा मिसाला इसमें रखना है, यानी कि रनी रनी सा इसको रखना है। यहाँ पर ज़्यादा था तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा कम तो करेंगे ही। अब आ जाते हैं बिरयानी की लेयरिंग की तरफ। यहाँ मैंने एक तय लगा दी है चावलों की और उसके ऊपर मैंने स्प्रेड कर दिया है ऑयल। आप 1 से 1.5 चम्मच ऊपर से ऑयल शामिल कर दीजिएगा। खिला खिला चावल बनकर तैयार होगा। यहाँ पर हमने बीफ का जो कौरमा तैयार किया है, बीफ का जो सालन तैयार किया है बिरयानी के लिए, वो हमने फैला देना है अच्छी तरह से। और उसके बाद जो आधे चावल हैं वो ऊपर से मैंने स्प्रेड कर दिए हैं और उसके बाद मैंने 1.5 से 2.5 टेबल स्पून के बराबर ऑयल शामिल किया। अगर आप घी शामिल करना चाहते हैं तो आप जगह जगह छोड़कर थोड़ा थोड़ा से घी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जिस तरह से आपको कहा था बहुत ज़्यादा भी रनी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं रखना है सालन को, वो तमाम तर सालन मैंने ऊपर स्प्रेड कर दिया है। इससे क्या होगा, बहुत ही रसीली सी बिरयानी बनकर तैयार होगी। बाकी भी जो सालन है वो इसी तरह से मैं चम्मच की मदद से सारा ही इस पर डाल दूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनकर बिरयानी तैयार होगी, बहुत ही खुशबूदार जायकेदार चटखारा बीफ बिरयानी बनकर तैयार होगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सजावट की तरफ, खूबसूरती की तरफ बिरयानी की। तो हमने यहाँ पर गार्निश कर दिए हैं लेमन स्लाइसेस, आप इसके ऊपर से डाल दें। धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता शामिल कर दें, फूड कलर शामिल कर दें। यहाँ पर मैंने पुदीना शामिल नहीं किया है, यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है सिर्फ़ और सिर्फ धनिया। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर शामिल कर देना है जर्दे का रंग। शामिल करना चाहें वो शामिल कर सकते हैं, रेड कलर, येलो कलर जो आपके पास अवेलेबल है वो शामिल कीजिएगा। और उसके बाद ढककर हम इसे 10 से 15 मिनट का दम लगाएंगे। 10 से 15 मिनट के दम के बाद भी हमने इसे 10 मिनट बाद खोलना है। उससे क्या होता है कि चावलों में जो स्टीम होती है वो ख़त्म हो जाती है और चावल खिला खिला निकल कर आता है। ये देखिए जी बिरयानी की लुक, ज़बरदस्त सी बिरयानी। अभी मैं इसको डिश आउट कर भी आपको दिखाती हूँ कि ये मज़ेदार सी बिरयानी किस तरह से लग रही है। देखने में तो खूबसूरत है ही और खाने में तो बेहद जायकेदार। अभी हम इसे सर्व करते हैं और उसके बाद आप ये देखिएगा कि मज़ेदार सी ये बिरयानी किस तरह की लग रही है। ये देखिए, है ना मज़ेदार सी चटखारेदार बीफ बिरयानी और खिला खिला चावल है। चावल देखिए, अगर आप ये साबुत चावल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, टोटा घरों में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, आप इस रेसिपी से टोटा चावल की भी बिरयानी बना सकते हैं। यकीन करें, सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। खिला खिला ही चावल बनकर तैयार होगा, साबुत चावल ही बनकर तैयार होगा। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास साबुत चावल नहीं है तो आप इस रेसिपी को नहीं ट्राई कर सकते। आप इस रेसिपी को टोटे चावल के साथ भी तैयार कर सकते हैं, वो भी खिले खिले ही बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल भी जुड़ेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए मज़ेदार सी चटखारेदार बीफ मिसाला बिरयानी कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हुई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल का लिंक और रेसिपी का लिंक अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को ट्राई करना लाजमी बनता है, इतनी मज़ेदार रेसिपी है, घर में मौजूद बिरयानी के मिसालों से तैयार की है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है कि मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद रेसिपीज़ आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसीम्स किचन। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है हलीम की रेसिपी। अक्सर लोग इसे दलीम भी कहते हैं। तो आते हैं मज़ेदार सी हलीम की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी और डिटेल में रेसिपी इसीलिए शेयर की है ताकि आपकी जो हलीम बनाने की मुकम्मल रेसिपी है वो ज़रा भी ख़राब ना हो, मज़ेदार सा ये रेशेदार हलीम बनकर तैयार हो। तो चले आते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने ले ली है 2 कप चने की दाल है, 2 कप ही इसमें ली है मैंने माश की दाल, 1 कप मसूर की दाल है और 1 कप मैंने ली है मूंगी की दाल और 1 कप चावल। ये 5 चीज़ें मैंने ली हैं और इसे 1 रात के लिए भिगो दिया था। अगर आप इसे जल्दी बनाना चाहते हैं तो ऐसे तो आपने इन तमाम तर चीज़ों को 2 घंटे पहले भिगो लेना है, मगर इसमें गर्म पानी आपने शामिल करना है। मैंने इन तमाम चीज़ों को 1 रात पहले भिगो दिया था और ये कप इस कप के मेजरमेंट के हिसाब से किया था। अगर वज़न में देखा जाए तो इस कप में 250 ग्राम तमाम तर चीज़ें होती हैं, 1 कप के बराबर होता है 250 ग्राम। तो 1-1 पाव के हिसाब से मैंने इसमें चीज़ें डाली है, लेकिन चने की दाल और माश की दाल आधा किलो है, उससे बहुत ही लेसदार हलीम बनकर तैयार होता है। दालों को मैंने 1 रात पहले भिगोया है और उसके बाद हमने अच्छी तरह से इसको धो लेना है और उसके बाद हमने इसे बड़े देगचे में डाल दिया है। तकरीबन यहाँ पर मैंने 6 से 7 लीटर पानी डाल दिया है और उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच भरकर नमक शामिल कर देंगे। आप 1 से 1.5 चम्मच भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ढक्कन ढक देंगे और उसके बाद इसे पका लेंगे। इतनी देर के लिए हमने इसे पकाना है कि तमाम तर दालें मुकम्मल तौर पर गल जाएं। यहाँ मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि जो चने की दाल है वो 1 रात भिगोने से किस कदर नरम हो चुकी है, तो तकरीबन 1 घंटे में ये दालें मुकम्मल तौर पर गल जाएंगी। तो अब आ जाते हैं हलीम मिसाला की तरफ, जिसको हम घर में तैयार करेंगे। किसी भी पैकेट से हम ये हलीम नहीं तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ज़ीरा ले लिया है, 2 चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च शामिल की है, 3 अदद मैंने तेज़ पत्ता लिया है, 1 से 1.5 चम्मच भरकर हम इसमें साबुत काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 1 छोटा चम्मच लौंग लेंगे, अगर देखा जाए तो ये 12 से 15 अदद लौंग ली है। और उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है 4 से 5 या 5 से 6 छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची ग्रीन कार्डिमम भी कहा जाता है। अगली चीज़ हमने इसमें शामिल कर लेनी है 1 अदद बड़ी इलायची, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। अगर आप चाहें तो 2 बड़ी इलायची, काली इलायची जिसको कहा जाता है, वो शामिल कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास छोटे छोटे से टुकड़े हैं दालचीनी के, अगर आपके पास बड़े साइज़ में है तो 3 से 4 अदद आप वो शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने छोटे टुकड़े इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद आ जाते हैं जायफल और जवतरी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले ली है जवतरी के, एक पूरी जवतरी के मैंने फूल लिया है, तकरीबन ये 2 इंच के बराबर है। और उसके बाद ले ली है जायफल। जायफल का मैंने आधा हिस्सा लिया है। ये गोल सा एक बड़े साइज़ का बॉल होती है जिसको मैंने तोड़ा है, तो इसका आधी बॉल मैंने ले ली है। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है 2 चम्मच भरकर साबुत धनिया। ये तमाम मिसालों को हमने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए और इसका कलर चेंज है। उसके बाद हमने इसे ग्राइंड कर लेना है और उस ग्राइंड करने के बाद आपको इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी देर हलीम पकेगा उतने में ये जो बाकी के जो जायफल, जावित्री, इलायची के जो ज़रात होते हैं, बाल होते हैं, वो उसमें मुकम्मल तौर पर घुल जाएंगे। इनमें भी फ्लेवर्स होते हैं, तो आप इसे बिल्कुल भी डिस्कार्ड मत कीजिएगा। यहाँ कुछ मज़ीद मिसाले शामिल करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें शामिल कर लीजिए लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी इसमें ज़रा ज़्यादा जाती है, 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। नमक 1 से 1.5 चम्मच शामिल कीजिए या फिर जायके के हिसाब से, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च शामिल नहीं की है, मगर इसमें हमने काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है और दालें गलाने के लिए भी हमने इसमें नमक शामिल किया था। ये हमारे पास हलीम का मज़ेदार सा, खुशबूदार सा, जायकेदार सा घर से तैयार किया हुआ मिसाला तैयार है। तो चले आते हैं हलीम बनाने के लिए जो हमने गोश्त का कौरमा बनाना है उसकी तरफ आते हैं। तकरीबन 2 कप के बराबर मैंने घी लिया है, उसको मेल्ट कर लिया है। घी में तैयार करें, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। 3 बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक कट किया है और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। सेम रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा हलीम। एक मरतबा अगर किसी ने ये रेसिपी ट्राई करके आपके हाथ का हलीम खा लिया ना, यकीन करें उसने आपसे रेसिपी ज़रूर पूछनी है। मैंने इस रेसिपी को ट्राई करके जिसको खिलाया है, यकीन करें उन्होंने मुझसे रेसिपी दोबारा पूछी है और फरमाइश पर भी दोबारा बनवाई गई है। हमने इसे प्याज को इतना फ्राई कर लेना है कि गोल्डन कलर आ जाए और उसके बाद हमने फ्लेम को बंद कर देना है। अच्छा, एक टिप मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करते चलती हूँ कि फ्राई प्याज जलने की तरफ जाने से पहले ही हम किस तरह से निकालें। जब प्याज आधा डन हो जाता है ना, उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है, क्योंकि जो ऑयल है वो अच्छा खासा हीट हुआ हुआ होता है। उसी में ही हमने बाकी तमाम तर प्याज को फ्राई कर लेना है। इतनी देर में गोल्डन कलर खूबसूरत सा आ जाता है, फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा।
अब आ जाते हैं, गोल्डन प्याज हो गई है, इसे हम अलहदा कर देते हैं। आते हैं गोश्त की तरफ। यहाँ मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। देखिए यहाँ पर कितना लेसदार से गोश्त है। कोशिश कीजिएगा कि दस्ती का गोश्त इस्तेमाल करें, उससे बहुत ही लेसदार हलीम बनकर तैयार होता है। ये देखिए बोटी बोटी रेशा रेशा लैदा होगा इस गोश्त से। बड़े बड़े से मैंने पीसेस रखे हैं। 1 किलो मैं यहाँ गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने फ्लेम अब ऑन कर दी है, क्योंकि जब हमने प्याज हाफ डन किए थे उस वक्त मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी और उसी ऑयल में, गर्म ऑयल में हमने गोल्डन कलर आने दिया था। ये एक टिप होती है कि प्याज जलेंगे नहीं, गोल्डन कलर आ जाएगा। तमाम तर गोश्त मैंने शामिल कर देना है कुकर में और हम ये फटाफट से हलीम बनाकर तैयार करेंगे। और इस हलीम में मैं गंदम जो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, और फिर भी ये लेसदार मज़ेदार सा हलीम बनकर तैयार होगा। हमने इसमें चने की दाल और माश की दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, जिसकी वजह से बहुत ही लेसदार हलीम बनकर तैयार होगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो गोश्त है वो हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर मैं हाई फ्लेम करके गोश्त को फ्राई कर रही हूँ, ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है, कच्ची स्मेल है, गोश्त की अपनी खुशबू होती है, वो ख़त्म हो जाए। अगर किसी पार्ट में से खून रिलीज़ होना होता है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अक्सर गोश्त हम जब फ्राई कर रहे होते हैं, चिकन फ्राई कर रहे होते हैं, वहाँ पर से ब्लड रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस पॉइंट पर हम इसको ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पर 5 से 6 बड़े चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया है, और उसके बाद हमने इसे इतनी देर के लिए पका लेना है कि जितनी देर में गोश्त में से लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। गोश्त की एक अपनी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी लहसुन अदरक की वजह से। फ्रेश स्पाइसेस इस्तेमाल कीजिएगा हलीम बनाते हुए, देखिएगा बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर्स आते हैं। जो फ्रेश स्पाइसेस के फ्लेवर होते हैं वो हमारे रोज़मर्रा के खानों में से बेहतरीन होते हैं। जो हम स्पाइसेस को ग्राइंड करके रख लेते हैं उनसे कदरे बेहतर होते हैं। ये 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई किया है, और उसके बाद इतनी देर में लहसुन अदरक की कच्चेपन की ख़त्म हो गई स्मेल। और जो हमने होममेड हलीम मिक्स तैयार किया है वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। मैं ये तमाम का तमाम शामिल कर दूंगी, और यहाँ पर जो कटोरी में जो थोड़ा बहुत रह जाएगा इसमें मैं पानी शामिल करके फिर मैं बाद में इसमें डालूंगी। आप ये आगे वीडियो में देखिएगा। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपको मिलने वाली है। अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई कर लेना है। यहाँ पर मैंने फ्लेम मीडियम कर दी है, और ये मज़ेदार से खुशबू आना शुरू हो गई। जैसे इसमें हमने स्पाइसेस डाले हैं ना, यकीन करें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है, इतनी ज़बरदस्त जो इसका फ्लेवर बनकर तैयार होता है। तकरीबन 6 से 7 बड़े चम्मच, खाने वाले जो चम्मच हैं, वो हलीम मिक्स तैयार हुआ है। अब हमने देखें जो फ्राई कर रहे हैं वो देखें आप किस तरह से अच्छी तरह से मुकम्मल तौर पर भून चुका है। जो मैंने आपको बताया था कि प्याली में थोड़ा बहुत मिसाला रह गया था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसमें शामिल कर देना है, क्योंकि मिसालों की भुनाई हो रही है। तो ये ना हो कि जो मिर्चें हैं वो जल जाएं और हमारा जो हलीम है उसमें से जले हुए की स्मेल आ जाए। इस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे, और उसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, 1.5 से 2 टेबल स्पून के बराबर। और उसके बाद फिर हमने इसमें शामिल कर देनी है दही। दही मैंने 1 बड़ा कप ले ली है, यानी कि 250 ग्राम ही आप समझे कि मैंने इसमें दही शामिल की है। अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो आप चीज़ों का वज़न कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। दही को हमने अच्छे से फेंटने के बाद इसमें शामिल करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने मज़ीद इसकी भुनाई कर देनी है, ताकि इसका जो दाना है वो ख़त्म हो जाए, और जो दही डालने के बाद पानी होता है वो भी जज्ब हो जाए। अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। फिर हमने इसमें शामिल कर देना है पानी। मैं तकरीबन 1.5 से 2 लीटर भी शामिल करूँगी। भुनाई करते हुए जो हमने प्याज देखे कितने खूबसूरत से गोल्डन कलर आया हुआ है प्याज में, अभी तक इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। ये एक टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसी तरह से अगर आप किसी भी किस्म का प्याज फ्राई करेंगे तो यकीन करें कि प्याज बिल्कुल भी फ्राई होने के बाद भी अक्सर प्याज का कलर चेंज हो जाता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। आधा प्याज मैंने इस वक्त शामिल कर दिया है, और आधा प्याज मैं बाद में शामिल करूंगी, यानी कि जब हम सर्व करेंगे उस वक्त हम आधा प्याज शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने प्याज डालने के बाद भी 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई कर देनी है। ये मज़ेदार सा कौरमा बनकर तैयार हो रहा है हलीम के लिए। यहाँ पर आप नमक मिर्च चख सकते हैं। अगर आपको नमक मिर्च में कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मिर्च कम लग रही है तो आप इसी टाइम पर ऐड कर दीजिएगा। नमक तो आप बाद में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि दाल बिल्कुल भी इसमें नमक मिर्च नहीं होता है। दाल में बराए नाम जैसे कि हमने नमक डाला है, तो इस वजह से हमने कौरमे में ज़रा नमक मिर्च तेज़ ही रखना होता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर हो गई है ज़बरदस्ती भुनाई। ऑयल देखिए साइड पर रिलीज़ हो गया है। हमने 2 कप ही ऑयल डालना है, और इसी से अच्छी खासी तरी आ गई है। घी मैंने 1.5 कप लिया था, जिसको मैंने मेल्ट करने के बाद 2 कप बन गया था, वो मैंने शामिल किया है। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल किया है, और उसके बाद मैंने कुकर लगाकर इसको इतनी देर के लिए प्रेशर कुक कर देंगे कि जितनी देर में जो गोश्त है वो मुकम्मल तौर पर टेंडर हो जाए।
वो मैं आपको आगे दिखाती चलती हूँ कि गोश्त किस कदर हमें सॉफ्ट चाहिए। तो यहाँ पर तकरीबन 30 से 35 मिनट में मुकम्मल तौर पर गोश्त गल गया है और यहाँ पर दालों की कंडीशन आप देखें कि मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो गई हैं। यहाँ जो हमने 6 से 7 लीटर पानी शामिल किया था उसमें ही ये दाने मुकम्मल तौर पर गल चुकी हैं। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप इसे जूसर में डालकर इस तरह से ग्राइंड कर सकते हैं, इस तरह से भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उसे भी इसी देगचे में ही ब्लेंड कर सकते हैं। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने जूसर में कर लिया। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी कर सकते हैं क्योंकि दालें मुकम्मल तौर पर गल चुकी हैं। इस तरह से मैं तमाम तर दालों को ग्लैंड कर लूँगी। और अब आते हैं गोश्त की तरफ। यहाँ पर प्रेशर हमने रिलीज़ करने के बाद गोश्त की कंडीशन चेक करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त की कंडीशन इस वक्त क्या है। जब आप ये प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाएंगे ना तो उस वक्त देखिएगा कि खुशबू कितनी ज़बरदस्त आ रही होगी। और यहाँ पर देखें घी हमने इस्तेमाल किया है तो वो देखें ऊपर वाली तह तक अब तक घी इसमें मौजूद है। हालांकि हमने इसमें हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा डाली थी। हल्दी की ज़्यादा क्वांटिटी डालने से क्या होता है कि अक्सर खाने में तरी गायब हो जाती है, मगर आप इसके लुक खुद देखें और फिर देखें। ये देखिए गोश्त किस कदर हमने गला लिया है कि चम्मच से हम इसको रेज़ा रेज़ा करना चाहें तो ये रेज़ा रेज़ा भी हो रहे हैं। तो अब इसकी भी 2 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती चलती हूँ कि किस तरह से जल्दी हम गोश्त के रेशे रेशे अलहदा कर सकते हैं। गोश्त को मैंने एक अलहदा बाउल में निकाल लिया है और उसके बाद अब मैं आपके साथ 2 इसके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ कि हम किस तरह से इसको रेशे रेशे अलहदा कर सकते हैं गोश्त की। ये देखें 2 फोक की हेल्प से आप इसे इस तरह से भी रेशे अलहदा कर सकते हैं। देखें गोश्त आपने ज़्यादा ही गलाना है ताकि रेशे जो हैं वो अलहदा जल्दी से हो जाएं। और दूसरी टिप मैं आपके साथ यहाँ पर एक और शेयर करने वाली हूँ कि हम दूसरी तरीका कौन सा है कि गोश्त को हम इससे भी जल्दी तरीके से रेशे रेशे अलहदा कर सकें। आप इसे स्टील की थाली में रख लीजिए तमाम तर गोश्त को निकाल कर, और उसके बाद जो हमारे पास साग घोटने के लिए मकसूद इस्तेमाल किया जाता है, खिचड़ी घोटने के लिए मकसूद इस्तेमाल किया जाता है, दलिए के लिए हम मकसूद इस्तेमाल करते हैं, उसी से ही हम इसके रेशे रेशे को अलहदा करेंगे। ये देखिए आपने इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते जाना है और इसके रेशे अलहदा होते जाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में मुकम्मल तौर पर यहाँ पर रेशे अलहदा हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर ज़रा भी कोई फ़ैट हुआ या कोई रेशा चर्बी कुछ भी अलहदा होना होगा तो वो इसी पॉइंट पर हो जाएगा। यहाँ पर बोटियों में ज़रा सा अगर कोई रेशा या कुछ भी ऐसी चीज़ हुई जो हमें डिस्कार्ड करनी होगी बोटी को अलहदा चुनते हुए तो वो यहाँ पर खुद ब खुद इजीली हो जाएगी। तो यहाँ पर तमाम तर गोश्त को मैंने क्या कर लिया है, रेशे रेशे अलहदा कर लिए हैं। अब मैं इसे दोबारा से इसी बाउल में निकाल दूंगी। और अब अगर आप इसी तरह से इस रेशे को अलहदा रख लेंगे तो क्या होगा कि ये जब जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे ये जुड़ जाएंगे। तो इसकी भी एक टिप है कि आप इसमें जो हमने कोरमा तैयार किया था 1 कप के करीब मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है तो ये जुड़ेंगे नहीं। जब हम लास्ट में इन गोश्त को रेशों को जब हम हलीम में शामिल करेंगे तो ये जुड़े हुए नहीं होंगे। आपको जुड़े हुए अलहदा करने में भी मुश्किल नहीं होगी अगर आप इस वक्त में यहाँ पर कोरमा इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो दालें थी उन्हें ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर इसके देखिए कितनी लेसदार ये दाल बनकर तैयार हो रही है। यहाँ मैंने फ्लेम कर दिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हमने इसे पका लेना है क्योंकि अब हमने अच्छी तरह से जितनी अच्छी हो सके इसको पका लेंगे। उसी से ही रेशेदार हमारा ये हलीम बनकर तैयार होगा। देखें कितनी ज़बरदस्त इसमें लेस आ रहा है। ये दालों की ही वजह से है। आप इसे गंदम के बगैर भी आसानी तैयार कर सकते हैं। ये मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। यहाँ पर अब हमने 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इसको पका लेना है। ये वही है जिससे हमने गोश्त के रेशे को अलहदा किया था। मकसूद को हमने इस तरह से इसमें घोटते जाना है। अच्छा जी, अब हमने इसमें शामिल कर देना है गोश्त का जो कोरमा हमने तैयार किया था वो तमाम तर हमने इसमें शामिल कर देना है। स्पाइसेस अगर नीचे कोई बैठ गए हैं उसमें थोड़ा सा पानी डालें गरम करके, वो भी इसमें डाल दें क्योंकि तमाम तर स्पाइसेस के फ्लेवर इसी तरह से ही आते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम मीडियम टू हाई कर दी है। आपने फ्लेम अभी अगर मज़ीद पकना बहुत तेज़ी से शुरू हो रहा है तो आपने मीडियम फ्लेम कर देनी है। अगर नहीं पक रहा है तो आपने हाई कर इसको अच्छी तरह से पका लेना है। कोरमे और दालों को तमाम तर को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। यहाँ पर देखें इसका कलर किस तरह से चेंज हुआ है। कोरमा डालने के बाद थोड़ा सा हमने इसको पीला कलर आने देना है। अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं गोश्त के तमाम तर रेशे। अच्छा, आप यहाँ पर ख्याल कीजिएगा कि यहाँ पर मैंने हाथ का इस्तेमाल किया है। अक्सर लोग कहेंगे कि ये क्या कर रही हैं, तो मैंने हाथों को अच्छी तरह से धोकर फिर ही खाना बनाने के लिए हम लोग खड़े होते हैं। अच्छी तरह से हाथ को वॉश करने के बाद आप इस तरह से गोश्त को डाल ही सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने डालने के बाद 2 चम्मच आपने इसमें इस्तेमाल करने हैं। एक तो ये जो खाने बनाने वाले चम्मच है वो आपने इसमें लाजमी लगाते रहना है, मिक्स करते रहना है। और दूसरा जो मकसूद है उससे हम मुसलसल घोटते रहेंगे। तकरीबन
कम से कम मैंने इसको 1 से 1.5 घंटे तक इसी तरह से घोटते ही रखा है। और 1 चम्मच मैंने ये इस्तेमाल किया है, एक मैंने मकसूद इस्तेमाल करते हुए एक इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रही हैं ताकि मकसूद से ये जो रेशे हैं वो दालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, रेशेदार हमारा हलीम बनकर तैयार हो। और जो दूसरा चम्मच है वो हमने इसलिए इसमें मुसलसल हिलाते रहना है ताकि जो दालें हैं, गोश्त है, वो नीचे बैठे ना, बर्तन के पैंदे को वो चिपके नहीं, वो जो दालें हैं वो बर्तन के पैंदे को लगे नहीं। तो रेशेदार से ये मज़ेदार सा घर में बनाया हुआ ये हलीम आपको कैसे लगा, आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। रेसिपी अगर किसी भी पॉइंट पर अच्छी लग रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर ज़बरदस्त रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुँच सके। तो यहाँ पर मैं इसे मुसलसल मकसूद से घोटती ही जा रही हूँ। तकरीबन आपने इसे 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा घोटने में, तभी तो मज़ेदार सा ये रेशेदार हलीम बनकर तैयार होगा। यहाँ पर ये देखें, ये घोटने के बाद अभी इसकी कंडीशन ये है, मज़ीद ये मैं इसको घोट रही हूँ। तकरीबन आधे घंटे के बाद ये मैंने आपको कंडीशन दिखाई है कि ये आधा डन हुआ है। आधे घंटे के बाद इसकी मज़ीद मैं आपको कंडीशन चेक करवाऊंगी। 1 चम्मच मैंने इसमें से निकाला है तो दूसरा डाल दिया है ताकि हम इसे नीचे से भी चेक करते रहें कि नीचे दालें लग तो नहीं रही पैंदे में। अगर वो लग जाती हैं तो उसमें से दाग की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है हलीम बनाते हुए, क्योंकि आपने इसमें अच्छी खासी मेहनत की हुई होती है। रेसिपी को आपने इतनी मेहनत के साथ बनाया होता है तो हमने लास्ट पर अपनी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं करनी। और यहाँ पर देखें क्या कंडीशन है, कंडीशन देखें आप इस वक्त कि क्या है। ये देखिए घोटते हुए मज़ीद यहाँ पर 1.5 घंटे हो चुके हैं। तकरीबन मैंने इसको 1.5 घंटे के लिए घोटा था जब मैंने इसमें कौरमा और गोश्त के रेशे डाले थे। उसके बाद इसे 1.5 घंटे घोटने के बाद आप इसकी कंडीशन चेक करें कि कितना रेशेदार मज़ेदार ये हलीम बनकर तैयार हुआ है। घर के मिसालों से हलीम बनकर तैयार किया है। उसके बाद हमने, अगर आप चाहें तो इस तरह से इसको तड़का भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो तड़के के बगैर भी हम इसे इसी तरह से सर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने तमाम तर भुनाई और तड़के हमने पहले ही, जब हमने कौरमा तैयार किया था उस वक्त ही हमने तमाम काम कर चुके थे। अच्छा जी, लास्ट में मैंने थोड़ा सा इसमें तड़का फिर भी शामिल किया था खूबसूरती के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए और जायके के लिए। यहाँ पर हमने इसको सर्व कर देना है। जो हमने ब्राउन प्याज की थी वो हरी मिर्च से, धनिया पत्ता से, लीमू से और चाट मसाले से, थोड़ा सा गरम मसाला भी गार्निश कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, मज़ेदार सा हलीम बनकर तैयार हो गया है। आप इसे चाहें तो चपाती, चावल, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, दही के साथ, सलाद के साथ इसे एंजॉय कीजिएगा। मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेशेदार हलीम की रेसिपी के लिए एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।